हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिजिटेक्स में। यह सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ का पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज के एजेंडे में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश वर्सेस सी लैंग्वेज। हम लोग सीखेंगे कि इंग्लिश को सीखने के लिए जिस तरह से हम लोग अल्फ़ाबेट्स वगैरह सीखते हैं, वैसे ही सी लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। फिर हम लोग आज के एजेंडे में जो चीज़ें कवर करने वाले हैं उनमें है कैरेक्टर सेट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कमेंट्स, और लास्ट में इनपुट आउटपुट फंक्शन। जैसे कि हम लोग इंग्लिश सीखने के लिए स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट से, फिर हम लोग वर्ड फॉर्मेशन सीखते हैं, फिर वर्ड से सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, और फिर सेंटेंस से हम लोग पैराग्राफ बना के पूरी की पूरी स्टोरी लिखने में एबल हो जाते हैं। हम लोग बना पाते हैं, राइट। वैसे ही हम लोग स्टार्ट करेंगे सी में कैरेक्टर सेट से या कैरेक्टर से, और फिर कैरेक्टर्स के बाद टोकन्स बनते हैं, टोकन का फॉर्मेशन सीखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर वो स्टेटमेंट्स फंक्शंस में कैसे यूज होंगे, एंड लास्ट में फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाएंगे प्रोग्राम। तो अगर आप देखें तो प्रोसेस जो है सी लैंग्वेज लर्न करने की सिमिलर है जो अदर लैंग्वेज जिस हम लोग लर्न करते हैं उन लैंग्वेजेस के जैसे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि सी लैंग्वेज लर्न करने का फर्स्ट स्टेप जो है वो कैरेक्टर सेट होता है। तो कैरेक्टर सेट्स में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है सी को सीखने के लिए, तो वो देख लेते हैं। वैसे डेफिनेशन जो है कैरेक्टर सेट की, कैरेक्टर सेट मींस सेट ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज, राइट। सो ऑल ऑफ दीज आर the special symbols which are used in C language, right? So see, first alphabets. So alphabets कौन-कौन से हमारे पास ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, और डिजिट्स भी 0 से 9 तक की डिजिट्स यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशल सिंबल्स होते हैं, उनमें जो आप लोग देख रहे हैं नीचे, ये सारे सिंबल्स हम लोग यूज कर सकते हैं सी लैंग्वेज में एज ए कैरेक्टर सेट। तो सी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के कंपैरिजन में हम जैसे कि ऑलरेडी देख चुके हैं कि टोकन सेकेंड स्टेप है। तो टोकन होते क्या है? टोकन इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मींस कि हमने अभी जो भी अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल देखे हैं, उनका अगर हम लोग एक कलेक्शन बनाएं या उनसे एक वर्ड फॉर्म करें तो उसे ही हम लोग टोकन बोलेंगे, राइट। अब टोकन को अगर डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें या फिर उसके डिफरेंट टाइप्स निकालें और उसको फर्दर कैरेक्टराइज अगर करें तो फिर उसके 5 टाइप और निकल के आते हैं, जिनमें है कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ऑपरेटर्स एंड सिंबल। तो आने वाली स्लाइड में हम 1 बाय 1 इनके बारे में सीखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन इन द कंप्यूटर। अभी आपको अगर मेमोरी लोकेशन या मेमोरी के बारे में नहीं पता फ्रेंड्स, तो डोंट वरी, आगे हम लोग इसके बारे में सीखेंगे जब डेटा टाइप्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और प्रोग्राम बनाएंगे उस टाइम पे। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मेमोरी लोकेशन होती है कंप्यूटर में, या रैम या आप लोग हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, वो मेमोरी होती है। उसमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए होती है, उसे ही हम लोग मेमोरी लोकेशन बोलते हैं। तो अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए। नेक्स्ट स्लाइड में जब भी जरूरत होगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा मेमोरी लोकेशन और मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। इट वर्क्स एज अ कंटेनर विच स्टोर्स सम वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें जगह चाहिए होती है। सो इट वर्क्स एज अ कंटेनर। यही बोल रहा है कि ये एक कंटेनर की तरह काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, राइट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी। सो फ्रेंड्स की अगर डेटा टाइप डिफरेंट है तो उस डेटा टाइप के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए, ये उस वेरिएबल के टाइप से
डिसाइड होता है। अब ये हम लोग टाइप क्या होते हैं ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अभी के लिए आप देखिए कि ये जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनका डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इंट a इज इक्वल टू हमने लिख रखा है 55। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a जो है a एक किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है कि ये एक मेमोरी कंप्यूटर में कोई मेमोरी लोकेशन है, उसका नाम दे दिया हमने a और उसका डेटा टाइप जो है वो इंटीजर है। इंटीजर का मतलब कि इसके लिए 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। अब मेमोरी का जो यूनिट होती है वो बाइट में होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट होगी। अब वो कैसे होती है, कौन से टाइप के लिए कितनी होती है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देख सकते हैं। बट अभी के लिए आप ये इतना समझ लीजिए कि जो भी डेटा टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर में मेमोरी एलोकेट होती है। और ए जो है मेमोरी की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और उस लोकेशन का नाम जो हमने रख रखा है वो ए है। और जो 55 है उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड वैल्यू है। जैसे कि आपने देख लिया है कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशंस के। द फर्स्ट रूल है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट कैरेक्टर उसका जो भी होगा वो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा। इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल सिंबल या फिर डिजिट्स लिखते हैं फर्स्ट कैरेक्टर में तो वो इनवैलिड होगा। सेकेंड जो रूल है वो है ओनली अंडरस्कोर सिंबल इज अलाउड बट 2 सक्सेसिव अंडरस्कोर, जैसे कि 1-2 टाइम हम लोग अगर अंडरस्कोर लगा देते हैं एंड अदर सिंबल्स आर नॉट अलाउड, राइट। तीसरा जो है वो है कीवर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज अ वेरिएबल। इसका मतलब कीवर्ड जो है एक्चुअल कीवर्ड जो सी ने रजिस्टर कर रखे हैं वो इनबिल्ट कीवर्ड्स होंगे, वो हम लोग यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल के नेम के लिए। ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड। हम लोग ऐसा भी नहीं छोड़ सकते कि किसी के लिए हमने किसी कैरेक्टर के लिए हमने ब्लैंक स्पेस दे दिया। और वेरिएबल आर केस सेंसिटिव, तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स जो भी हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं जिनका भी नाम वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर ए कैपिटल में आपने लिखा है तो वो कैपिटल में ही नेक्स्ट टाइम जब भी यूज करेंगे तो आप उसको कैपिटल में लिख के ही ले पाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने नाम लिख दिया और समथिंग एंड अगर आप उसमें नाम में कैपिटल ए लेते हैं और फिर बाद में आप डालते हैं ए स्मॉल में और फिर बाकी की स्पेलिंग, तो वो इनवैलिड माना जाता है सी कंपाइलर के थ्रू। इस स्लाइड में जस्ट आपको हमने प्रेजेंट किया है कि वैलिड वेरिएबल्स के नेम या डिक्लेरेशन कैसे किए जा सकते हैं और इनवैलिड वेरिएबल्स के डिक्लेरेशंस क्या होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो जो डिजिट लिखा हुआ है ये वैलिड वेरिएबल है क्योंकि ये स्मॉल डी से स्टार्ट हुआ है और अल्फाबेट है ये, और जबकि 1 या डिजिट से स्टार्ट होने वाला वेरिएबल जो है वो इनवैलिड होगा। अब दूसरा वेरिएबल है हमने जो लिया है वो डिजिट लिया हुआ है जो कि ऑल कैरेक्टर्स कैपिटल में है, बट हमने जो सेकंड में लिया हुआ है साइड में लिया हुआ है डिजिट कॉमर्स एक्स, तो हम लोग ऑलरेडी ही बता चुके हैं या देख चुके हैं कि स्पेशल सिंबल जो भी है वो यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये इनवैलिड है। डिजिट फिर थर्ड वाला जो है वो वैलिड है, उसके जस्ट सामने वाला इनवैलिड है क्योंकि 2 अंडरस्कोर अलाउड नहीं है। डिजिट में हम लोग 1 यूज कर रहे हैं 4th नंबर पे, बट बीच में यूज कर रहे हैं तो ये वैलिड है, और उसके जस्ट सामने हम लोगों ने स्पेस दे रखी है इसलिए ये इनवैलिड है। डिजिट अंडरस्कोर एक्स क्योंकि सिंगल अंडरस्कोर है तो ये वैलिड है, और हमने कीवर्ड यूज कर लिया है फॉर जो कि ऑलरेडी सी में यूज होता है इसलिए ये इनवैलिड है। सिमिलरली डिजिट में हम लोगों ने अंडरस्कोर 2 बार लिया है लेकिन कुछ कैरेक्टर्स के बाद में, बीच में कुछ कैरेक्टर्स है इसलिए ये वैलिड है, और जो बाद में हमने लिया हुआ है उसके सामने उसमें हम लोगों ने स्पेशल सिंबल लिए हुआ है इसलिए ये इनवैलिड है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे किस तरह से डिक्लेयर करना है, कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा। तो डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग देखते हैं। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा। इट मीन्स कि जो भी
डेटा टाइप्स या वेरिएबल हम लोग डिसाइड करते हैं, वेरिएबल जो भी लिखते हैं उसका एक ना एक डेटा टाइप हम लोग उसके आगे यूज करते हैं। डेटा टाइप जो है ये डिसाइड करता है कि उस वेरिएबल का टाइप क्या है, वो किस तरह की वैल्यू स्टोर करके रखेगा। और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई जो डेटा टाइप होता है वो मेमोरी लोकेशन के लिए यूज होता है और कितनी मेमोरी यूज होनी है उसके लिए यूज होता है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये एक कंटेनर है जो डिसाइड करता है कि इसको कितनी मेमोरी एलोकेट होगी और किस टाइप का वैल्यू इसमें हम लोग डाल सकते हैं। इसको जैसे कि ले सकते हैं कि 4 कंटेनर है हमारे पास में, एक दाल का कंटेनर है, गेहूं का कंटेनर है, एक चावल का कंटेनर है और एक जो है मिर्ची का कंटेनर है। तो इन सारे कंटेनर्स में हम लोग जो जिस टाइप का कंटेनर है उसी में उसकी वैल्यू भी डालेंगे, राइट। और इनके साइज भी डिसाइड होते हैं कि चावल का कितना बड़ा कंटेनर रहेगा, गेहूं का कितना बड़ा कंटेनर रहेगा और दाल का कितना बड़ा कंटेनर रहेगा। तो इस तरह से ये जो भी इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल और वॉइड डेटा टाइप्स है, ये सी लैंग्वेज में ये डिसाइड करते हैं कि कौन से वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी चाहिए और उसमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी। तो वैसे ही जैसे कि इंट इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल की वैल्यू स्टोर करेगा, कैरेक्टर जो है सिर्फ कैरेक्टर स्टोर करेगा, डबल जो है डेसिमल वैल्यू स्टोर करेगा। अब डबल और फ्लोट में क्या डिफरेंस है? डबल में साइज का डिफरेंस है, ये फ्लोट से ज्यादा साइज लेता है मेमोरी का। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड्स में आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और वॉइड जो है ये स्पेसिफिकली तब यूज होता है जब हमें किसी भी टाइप का डेटा टाइप नहीं चाहिए या फिर हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, उस केस में हम लोग वॉइड को यूज करते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर एक्चुअली जिस टाइप के डाटा को हम लोग आउटपुट में या इनपुट में लेना चाहते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो हम अगर लिखेंगे तभी वो उस टाइप का के डाटा को यूज करेगा या फिर लोकेशन प्रोवाइड करेगा। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ और कब यूज़ होंगे, तो जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे उस टाइम पे आपको इजीली नेक्स्ट वीडियोस में ही, इवन नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहाँ और कैसे यूज़ हो रहा है। तो अभी ये समझ लीजिए कि इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो %d है, कैरेक्टर्स जो रहेगा उसके लिए %c है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए %f है और स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स के लिए %s है। तो फ्रेंड्स ये अभी सिर्फ ध्यान में रख लीजिए कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये इस तरह के डेटा टाइप के लिए यूज होंगे। कौन से तरह के डेटा टाइप के लिए यूज होंगे? Keywords are predefined words whose meaning known by the compiler. It is reserved words. दोस्तों कीवर्ड्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि these are the reserved words. रिजर्व वर्ड्स का मतलब कि ऑलरेडी जब कंपाइलर सी का कंपाइलर क्रिएट किया गया था तो उस टाइम पे कुछ जो भी टोकन्स और वर्ड्स कीवर्ड्स होंगे वो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं और वो यूज किए जाते हैं कंपाइलर के द्वारा। अब अगर सेम वर्ड्स हम लोग यूज कर लेंगे किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने में या कुछ और काम के लिए तो ये फिर प्रॉब्लम करेगा कंपाइलर से मिसमैच करके। इसलिए कीवर्ड्स को हम लोग यूज नहीं करते, कीवर्ड्स को हम लोग एज अ वेरिएबल या हमारे डिफाइंड यूजर डिफाइंड वर्ड्स में यूज नहीं करते हैं। ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी लोअर केस, जो भी कीवर्ड्स है वो लोअर केस में होते हैं। 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, ऑलमोस्ट 32 कीवर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में। कीवर्ड्स नॉट यूज्ड एज अ वेरिएबल, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेरिएबल के रूप में हम लोग कीवर्ड्स को नहीं यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक पूरी लिस्ट है कीवर्ड्स की, इसे आप अभी के लिए दिमाग में रख लीजिए। ये कीवर्ड्स कब कहाँ क्यों यूज होंगे इसके बारे में हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और नए नए वीडियोस हम लोग क्रिएट करते जाएंगे, तब हम लोग जब प्रोग्राम बना रहे होंगे तब इनके जब भी यूज आएंगे तो मैं आपको बताते चलूंगा कि इस कीवर्ड का यूज क्या है।
कांस्टेंट्स, जैसे कि वेरिएबल होते हैं वैसे ही कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग बार बार चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग कांस्टेंट भी यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अ क्वांटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। तो कांस्टेंट को हम लोग लिटरल्स भी बोल सकते हैं। अब कांस्टेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? इंटीजर कांस्टेंट हो सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हो सकते हैं। और कांस्टेंट बनाने के जो रूल्स है, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, इंटीजर की एटलीस्ट 1 डिजिट होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग डिफाइन करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तब उसकी एटलीस्ट कुछ वैल्यू होनी चाहिए। मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट, उसमें डेसिमल पॉइंट होने चाहिए। कुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कॉमास एंड ब्लैंक स्पेस और नॉट अलाउड। सेम, मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, मस्ट हैव डेसिमल पॉइंट, could be either positive or negative, commas and blank spaces are not allowed। तो कांस्टेंट भी सेम वेरिएबल की तरह ही हम लोग डिफाइन करते हैं, बस उसमें केवल हम लोग कॉन्स्ट के कीवर्ड यूज कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि बस हम लोग केवल कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। CONST एक कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, जो कि सी लैंग्वेज ने अपने आप यूज किया हुआ है। We can declare the constant by using const keyword, right? अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से कांस्टेंट भी डिक्लेयर करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट एंड a इज इक्वल टू 55। सिमिलरली हमने जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करे थे, वेरिएबल की डेफिनेशन बताई थी, वैसे ही कांस्टेंट भी बना रहे हैं, पर इसमें हम लोग वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन कर रहे हैं। अब ये जो वैल्यू है इस वेरिएबल की, ये चेंज नहीं हो सकती, इसीलिए हम लोग इसको कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट कैसे होगा? तो फ्लोटिंग पॉइंट में भी कांस्टेंट लगा के, फ्लोट उसका टाइप, बी मतलब उस वेरिएबल का नाम हो गया, और उस सम वैल्यू उसमें हमने वैल्यू डाल दी। ऐसे ही कैरेक्टर्स के आगे भी कांस्टेंट लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग डिक्लेयर कांस्टेंट को कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट्स क्या होती है? कमेंट्स आर अ ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट इन सोर्स कोड व्हिच इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। सी सपोर्ट्स 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स। एक्चुअली कमेंट्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब कंपाइलर के द्वारा ऑलरेडी इग्नोर कर ही चुका है कंप्यूटर, तो कमेंट्स इसलिए यूज की जाती है ताकि जब भी कोई प्रोग्राम बनाए, जैसे कि प्रोग्राम मैंने बनाया और आपने उसको रीड किया, आपको हो सकता है कि प्रोग्राम में जो भी कांस्टेंट, जो भी वेरिएबल्स हमने यूज किए हैं, जो भी लैंग्वेज रहती है, वो आपको समझ में नहीं आए। तो क्या किया जाता है कि कमेंट्स डाल दी जाती है कि ये पर्टिकुलर कोड किस चीज के लिए यूज होने वाला है या किसके लिए यूज कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज में कमेंट डाल देते हैं कि भैया ये कोड ब्ला ब्ला टास्क परफॉर्म करेगा, या ये कोड एडिशन परफॉर्म करेगा, या ये कोड मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। तो इसलिए हम लोग स्पेशली कमेंट्स का यूज करते हैं। अब कमेंट्स को यूज करने का तरीका क्या है? तो जो भी कमेंट्स होती हैं वो डबल स्लैश जो है वो लगा देंगे, तो वो लाइन जो है वो कमेंटेड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर उसको रीड नहीं करेगा और उसका कोई मीनिंग नहीं निकालेगा, राइट? वैसे ही मल्टी लाइन कमेंट कैसे होगी? एक स्लैश लगा के स्टार लगाया और उसको दूसरे स्टार और स्लैश से क्लोज कर दिया। इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अपने नीचे बीच में देख रहे हैं स्लैश स्टार, और बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा, इसको नहीं रीड करेगा। ये सिर्फ हम ह्यूमंस के रीड करने के लिए यूज होती हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं? ये हम लोग एक प्रोग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। प्रिंटफ एक आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन है मतलब ये इसके अंदर हम लोग जो कुछ भी लिखेंगे ये कंसोल पे या जो भी कंपाइलर होगा उसके अंदर लिख के हमें दिखा देगा कि ये आउटपुट है या ये प्रिंट करना है। स्कैनफ जो है वो इनपुट लेने का काम करता है, मतलब यूजर से अगर कोई वैल्यू हमें लेनी है या यूजर कोई वैल्यू डाले तो उसके लिए स्कैनफ यूज होता है। घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये आपको डिटेल में जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें प्रिंटफ, स्कैनफ और जो जो भी फंक्शंस यूज होने वाले हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है जब हम लोग किसी एडिटर पे प्रोग्राम लिखेंगे उस टाइम पे।
राइट। तो अभी के लिए इनकी डेफिनेशन ये समझ लीजिए कि printf जो है आउटपुट फंक्शन है, ये आउटपुट प्रिंट करता है, scanf जो है इनपुट फंक्शन है, ये इनपुट लेता है। अब printf फंक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन, जैसे कि printf लिखा हुआ है, printf हेलो यू आर लर्निंग फ्रॉम digitex, राइट। तो ये जो भी लाइन है, जब प्रोग्राम रन होगा तो ये लाइन आपको प्रिंटेड मिल जाएगी या कंसोल पे आउटपुट पे मिल जाएगी। द आउटपुट दैट प्रेजेंट विद इन डबल कोट्स आर डिस्प्लेड ऑन दी मॉनिटर। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हों तो उसमें हम लोगों ने एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट लर्न किया था। तो एल्गोरिदम कैसे बनाया था वो हमने इसी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम बनाया था, और फ्लो चार्ट भी इसी प्रॉब्लम का बनाया था, जिसमें हम सर्कल का एरिया कैलकुलेट या कंप्यूट कर रहे थे। अब उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है। नेक्स्ट जब हम लोग वीडियो बनाएंगे जो प्रोग्रामिंग का, उसमें हम लोग ये चला के भी देखेंगे कि क्या क्या आउटपुट आता है इनका। वैसे इसका आउटपुट जो है वो रेडियस का जो भी इनपुट जो भी वैल्यू रहेगी उसका एरिया कैलकुलेट करके, सर्कल का एरिया कैलकुलेट करके आउटपुट मिलेगा हमें। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने लिख रखा है #include stdio.h। यह एक मेन लाइब्रेरी है सी की stdio.h, जिसमें कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस की डेफिनेशन या जो भी हम लोग यहाँ पे मेन वगैरह यूज कर रहे हैं, इनकी डेफिनेशंस इसके अंदर रहती है। इंट मेन ये एक फंक्शन है जिसके अंदर अभी आपको सिंटेक्स थोड़ा अजीब लगेगा। जब हम लोग स्टार्ट कर देंगे प्रोग्रामिंग तो ये सिंटेक्स आपको इजीली समझ में आने लगेगा। यहाँ पे हम लोगों ने इंट मेन एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन को ब्रैकेट बना देते हैं तो वो फंक्शन बन जाता है, उसके आगे कर्ली ब्रैकेट से उसको बंद कर देते हैं। उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होता है वो डेफिनेशन कहलाती है, और वो उस फंक्शन के अंदर टास्क परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो हमने लिखा इंट आर, इसका मतलब यह है कि हमने इंटीजर टाइप का आर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। अब इस आर की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, तो हमने बोला printf एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ये हम किसे बोल रहे हैं, जब प्रोग्राम रन होगा तो कंसोल पे ये प्रिंट होगा एंटर द रेडियस ऑफ अ सर्कल। जो यूजर होगा उसको ये मैसेज दिखाई देगा, तो वो क्या करेगा, कुछ वैल्यू डालेगा। अब वो वैल्यू कैसे लेते हैं, तो वो होता है स्कैनफ फंक्शन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इनपुट टाइप का फंक्शन ये इनपुट लेता है, तो स्कैनफ फंक्शन जो है इनपुट लेने का काम करेगा। अब यहाँ पे हमने जो %d लिखा है, इसका मीनिंग आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %d हम लोग इंटीजर r की वैल्यू ले रहे हैं, तो इंटीजर के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर था, %d था, इसलिए हमने %d यूज किया है यहाँ पे। उसके बाद में हमने कैलकुलेट किया है एरिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, और प्रिंटफ के अंदर ही डायरेक्टली कॉमा लगा के स्ट्रिंग क्लोज करने के बाद में कॉमा लगाया और यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया 3.14 इंटू r। तो ये जो होता है सर्कल का एरिया होता है। अब जो भी वैल्यू यूजर ने यहाँ से भेजी होगी r की, वही कैलकुलेट होके वापस से प्रिंट हो जाएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल इज %d, मतलब इस सर्कल का जो भी एरिया है वो %d है। अगर हमने यहाँ पे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लिया है तो दोस्तों याद रखिए %d इंटीजर के लिए है और इंटीजर की वैल्यू ही प्रिंट करेगा। ये अगर फ्लोट में रिजल्ट आ रहा है तो ये फ्लोट के पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यूज है उनको इग्नोर कर देगा। अब जैसे कि मैंने बोला आपको printf फंक्शन कैसे प्रिंट करता है, तो देखिए इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इंट a5, और फिर printf में हमने उस वेरिएबल को %d स्पेसिफायर के साथ में डाल दिया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें इन दिस एग्जांपल वी विल डिस्प्ले दीज above statement on the screen but %d will not display on the screen because it is format specifier। तो जो %d है यह a वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और इस %d को स्पेस हम लोग बोल सकते हैं कि एक प्लेसमेंट है वेरिएबल के लिए। तो हमारे पास वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है, उसके लिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिया, इंटीजर टाइप का, जिसको हम %d बोलते हैं। और ये %d जो है वो उसका रिप्लेसमेंट है वेरिएबल का। जब
रन होगा प्रोग्राम तो परसेंटेज डी की जगह पे हमें उसकी वैल्यू मिलेगी, किसकी, ए वेरिएबल की। सो आउटपुट क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ ए इज 5, बिकॉज हमने ए की वैल्यू क्या ले रखी है, 5। scanf फंक्शन इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इनपुट लेने के लिए यूज होता है। द वैल्यू दैट आर एंटर्ड फ्रॉम यूजर विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी एट द स्पेसिफाइड एड्रेस, किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर होगी, और इसीलिए हमने परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, M% जो होता है वो एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल इंडिकेट करता है। Here the value that user entered will be stored in a variable and at the rate n% जो है वो एक मेमोरी लोकेशन को या फिर एड्रेस को रेफर करता है या पॉइंट करता है दोस्तों। तो जब भी आपको किसी वेरिएबल से इनपुट लेना हो तो आपको उसकी मेमोरी भी बतानी पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे M% यूज हुआ है परसेंटेज डी कॉमा करके। ऑल द फॉर्मेट स्पेसिफाइड दैट वी लर्न इन printf फंक्शंस और ऑल्सो अप्लाई ऑन scanf फंक्शंस। याद रखिए जो भी हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए हैं वो printf में जैसे यूज होंगे वैसे ही scanf में भी यूज होंगे। फ्रेंड्स, तो आगे के वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं प्रोग्राम बनाना, और कौन सा कंपाइलर हम लोग यूज करने वाले हैं उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरा आने वाला है उस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। आप सीख पाएंगे कि कैसे प्रोग्राम बनाते हैं, उसका आउटपुट क्या होता है। आप लाइव देख पाएंगे कि मैं प्रोग्राम बना के आपको रन करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो आपको इजीली अवेलेबल हो पाए और आपको नोटिफिकेशन जा पाए। थैंक यू।